जापान की मीडिया ने सीधा भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया है कि भारत का तो कोई दोस्त ही नहीं है, भारत के जितने भी पड़ोसी हैं सब दुश्मन हैं। इतना ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में एक सिंगल कंट्री ऐसा नहीं है जिसे भारत अपना दोस्त कह सके। इतना ही नहीं, जापान की जो सबसे बड़ी मीडिया है निक्केई एशिया, वो तो इससे भी आगे जा रही है। भारत पर अलग अलग तरीके से अटैक शुरू हो चुके हैं और ये सब कुछ हो रहा है पिछले 3 दिनों से। अगर आप पिछले 20 साल में रिकॉर्ड देखें तो जापान की मीडिया ने कभी भारत पर ऐसे अटैक नहीं किया जैसा पिछला 3 दिनों में शुरू हो चुका है। आयरनी ये है, जिस बात पर सबसे ज्यादा हंसी आती है, कि जापान खुद अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा। आप जापान का ये मैप देखिए, मुझे एक सिंगल कंट्री बता दीजिए जिसके साथ जापान के अच्छे संबंध हो। इनके जितने भी पड़ोस में देश हैं, शुरुआत करें रूस से तो 100 साल की दुश्मनी है रूस के साथ इनकी। बात करें उत्तर कोरिया से तो जब से उत्तर कोरिया बना है तब से ये जापान के कट्टर दुश्मन हैं। दक्षिण कोरिया दांत काटी दुश्मनी है। दोनों अमेरिका के बहुत ही परम मित्र हैं, लेकिन दोनों की दांत काटी दुश्मनी है आज की तारीख में। बात करें चीन की तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं कि चीन किस लेवल से नफरत करता है जापान से। यानी कि देखा जाए तो उनके आस पड़ोस में एक भी देश ऐसा नहीं है जिससे कि वो अपना दोस्त कह सके। लिटरली आइसोलेटेड है जापान। जापान एज अ कंट्री को तो आप अलग ही रख दो, इनके नागरिकों से भी इतनी ज्यादा नफरत करते हैं ये तमाम पड़ोसी देश। आप देखिए कि जो दक्षिण कोरिया है वो उत्तर कोरिया से नफरत करता है, चीन से इनकी दुश्मनी है, लेकिन जब बात जापान की आ जाती है ना तो ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ मिलकर दुश्मनी निभाते हैं जापान से, जापान के लोगों से नफरत करते हैं। यानी कि खुद अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरों को तमीज सिखाने चले हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार जापान तो हमारा परम मित्र हुआ करता था, बहुत ही अच्छे संबंध हैं, कभी भी दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार से ना तो दोस्ती टूटी है ना ही दरार भी आई है, बिल्कुल पक्की दोस्ती है। तो फिर अचानक से जापान की मीडिया टारगेट क्यों कर रही है? तो इसका कारण है जापान के अंदर एक हफ्ते पहले हुआ सत्ता परिवर्तन। दरअसल इस समय जापान की जो सत्ताधारी पार्टी है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इस पार्टी के जो लीडर थे वो थे फूमियो किशिदा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन हाल ही में उनकी पॉपुलैरिटी घटी, इसी वजह से उन्होंने पार्टी से अपने जो पीएम पद है उससे इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसीलिए पार्टी अपने नए लीडर और प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से चुनाव करवा रही थी इंटरनली, सिर्फ पार्टी के अंदर ही। और उसमें नए पीएम चुने गए जिनका नाम है शिगेरू इशिबा, और ये थोड़े कट्टर टाइप के माने जाते हैं जापान के अंदर। और इसी वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा कि अब हमें पूरे एशिया के अंदर ही चीन से टक्कर लेने के लिए एक नाटो टाइप का सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक एशिया का नाटो हम बनाएंगे। लेकिन ये बात जापान जानता है कि बिना भारत के एशिया नाटो जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत चीन के बाद पूरे एशिया में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति है। और अगर आप संख्या बल के हिसाब से जाओगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी थल सेना हमारी है। इसीलिए बिना भारत के किसी भी प्रकार का नाटो आप एशिया में बना ही नहीं सकते। हालांकि जो लोग नहीं समझे कि नाटो होता क्या है, इसका मतलब ये कि कल को अगर चीन भारत पर अटैक करता है तो वो अटैक जापान पर माना जाएगा और जापान फिर भारत के साथ युद्ध लड़ेगा चीन के खिलाफ। कल को अगर वही अटैक जापान पर हो जाता है और भारत पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं करता चाइना, फिर भी वो अटैक जापान के साथ साथ भारत पर भी माना जाएगा और भारत को युद्ध करना होगा हर हालत में चीन के खिलाफ। कुछ इस प्रकार का ये एशिया नाटो होता है। हालांकि सिर्फ भारत या जापान उसमें नहीं होंगे, ये बाकी के 10-12 जो छोटे छोटे एशियाई देश हैं उन्हें भी जापान शामिल करवाना चाहता है। जैसे कि यूरोप में होता है, एक पर अटैक यानी कि सब पर अटैक माना जाएगा। चीन को काउंटर करना चाहते हैं इसी तरीके से जापान के नए प्रधानमंत्री। लेकिन समस्या यह है कि उनका यह प्लान एक दिन में ही फुस हो गया, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कह दिया कि देखिए किसी भी प्रकार के एशिया नाटो जैसी चीज में भारत शामिल नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो हम इस प्रकार के फ्रेमवर्क में काम नहीं करते कि फलाना देश लड़ रहा है तो हमें उसकी बदौलत युद्ध करना होगा। हम खुद की सुरक्षा खुद करते हैं और दूसरों की लड़ाई अपने घर में नहीं लाते। और इसीलिए हम फिलहाल इस प्रकार के फ्रेमवर्क में आज तो शामिल नहीं होंगे, भविष्य का हमें पता नहीं। यानी कि विदेश मंत्री ने सीधा सीधा कह दिया कि भारत पड़ी हुई लकड़ी फिलहाल नहीं लेगा। ये सही फैसला भी है, क्योंकि एशिया के किसी भी देश में इतना दम नहीं है जो चाइना के सामने स्टैंड कर पाए, खड़ा भी हो पाए। इसीलिए भविष्य में भी अगर भारत नाटो बनाएगा भी चीन के खिलाफ तो ये जापान कोरिया वोरिया के साथ नहीं बनाएगा, सीधा अमेरिका के साथ बनाएगा और टक्कर लेगा। क्योंकि हमें एक ऐसा देश चाहिए जो चीन से टक्कर लेने की हिम्मत रखता हो। ये सारे डरपोक देश हैं, इनके साथ जाने से हमें कोई फायदा नहीं है, फालतू में इनकी लड़ाई हम अपने सर मोल ले लेंगे। लेकिन भारत की यह बात शायद जापान को पसंद नहीं आई, इसीलिए उनकी मीडिया ने भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया है कि जी भारत का तो कोई दोस्त ही नहीं है, भारत तो अकेला पड़ गया है। जबकि वो भूल गए हैं पाकिस्तान और चीन को छोड़कर कोई भी भारत का पड़ोसी देश भारत का स्थायी दुश्मन नहीं है।